सभी साथियों को प्रणाम। योग ज्योतिष हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। नवंबर 2018 यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 2 के आज हम भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न ये है, किसी छोटी कक्षा के लिए विद्यार्थियों के बैठने की सर्वाधिक उत्तम जो व्यवस्था है वो आपने बताना है कि जब आप योग की कक्षा ले रहे हैं, उनमें छोटे विद्यार्थी हैं, तो उनको आपने किस तरह से बिठाना है वो हमने यहाँ पर बताना है। यहाँ क्या बिल्कुल सीधी पंक्ति में बिठाना, यदि हम सीधी पंक्ति बनाएंगे तो पंक्ति बहुत लंबी हो जाएगी। एक बात, वृत्ताकार यानी आपने उसको बिल्कुल ही गोल राउंड में बनाएंगे तो विद्यार्थी, यदि आप स्वयं यहाँ बैठे हैं तो बांस वाला बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, तो ये भी रोंग हो गया, ये हमने नहीं बनाना। अर्धवृत्ताकार का मतलब है कि आपने आधा वृत्त बनाना है और आप स्वयं यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी नज़र में दोनों और आपकी नज़र रहेगी, तो यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और द्विवृत्तीयकार का मतलब होता है कि एक द्विवृत्तीय रूप, आपने एक बनाया उसके पीछे फिर एक और बनाना, ऐसा नहीं, ताकि विद्यार्थी एक दूसरे के पीछे आ जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ये विशेषकर छोटे विद्यार्थियों के लिए बात है ये, तो उनको हमने अपनी नज़रों के सामने अर्धवृत्ताकार में ही रखना है। अगला प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी द्वारा किसी विशिष्ट योग अभ्यास को सीखना निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। अब प्रशिक्षक की एकाग्रता के ऊपर निर्भर करता है क्या? अब प्रशिक्षक यानी सिखाने वाला बहुत एकाग्रचित होकर सिखा रहा है तो उस पर निर्भर करता है क्या? यहाँ बात ध्यान रखना है, विद्यार्थी द्वारा विशिष्ट योग, ये सही नहीं है। और प्रशिक्षक की शक्ति पर, यानी प्रशिक्षक बहुत शक्ति लगा रहा है, उस पर निर्भर करता है कि ये भी नहीं है। और प्रशिक्षक के स्पष्ट प्रशिक्षण पर, यानी जो भी आपका शिक्षक है वो उसका बिल्कुल स्पष्ट प्रशिक्षण हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ रहा है, वो सीखेंगे। इसलिए आपका तीसरा नंबर ऑप्शन ठीक है। प्रशिक्षक के आत्मविश्वास का इसका कोई लेना देना, वो अपने आत्मविश्वास में हो, विद्यार्थियों को समझ में ना आए तो वो सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न जो है वह ये है कि प्रेक्षा ध्यान की ऐसी पद्धति है, प्रेक्षा ध्यान की जो है ये कौन सी पद्धति है जिसमें अभ्यास किया जाता है। प्रेक्षा की हम बात करें तो ये हम जैन परंपरा की पद्धति का ये ध्यान पद्धति है, जैन परंपरा की। और इसमें प्र उपसर्ग है, ये प्र इक्षा जो है, प्र और प्लस यानी आपका धन इक्ष बनता है, जिसमें विशेष तरह से देखना। विशेष तरह से क्या देखना? जो हमारे अपने विचारों का प्रत्यक्षण का इसमें एक ध्यान किया जाता है, जो आपके विचार हैं उन पर हम ध्यान करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। एकाग्रता का प्रत्यक्षण नहीं होता, वस्तुओं का प्रत्यक्षण, स्वप्नों का, ऐसा ये नहीं है, बिल्कुल सही। ये सिर्फ और सिर्फ विचारों का प्रत्यक्षण होता है, जो आपके विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उन पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला प्रश्न जो है, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया है? यानी हर बार परीक्षाओं में किन जो ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, किन के द्वारा कही गई हैं, उस पद्धति में क्या विशेष होता है, इस तरह से प्रश्न आते हैं। भावातीत जो ध्यान है, क्या ये बाबा रामदेव जी के द्वारा रचित है? ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद जी का नहीं है, उन्होंने तो आर्ष ध्यान का पद्धति दिया है। अगला स्वामी शिवानंद सरस्वती का है, उनका भी नहीं है, उन्होंने शिव ध्यान दिया है। महेश योगी का ये भावातीत ध्यान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगला जो अभ्यास है वह शिक्षण का उद्देश्य मुख्यतः लाना है। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? यानी वातावरण में बदलाव लाना है क्या? यहाँ पर ध्यान रखना है, वातावरण का बदलाव लाना नहीं है, विषय में बदलाव लाना, विद्यार्थी में बदलाव लाना। शिक्षण जो होता है वो शिक्षार्थी के लिए होता है, विद्यार्थी के लिए कराया जाता है, तो यानी विद्यार्थी के जीवनचर्या में, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए सही उत्तर यही है, शिक्षक में बदलाव लाना ये नहीं है। शिक्षक तो स्वयं पढ़ाता है, विद्यार्थियों को परिवर्तन करता है, उनको अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश करता है, तो यानी विद्यार्थी में बदलाव लाना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न जो है वह मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है। जो मूल्य यानी नैतिक शिक्षा पद्धति जो है,
वो कौन सी सर्वाधिक विश्वसनीय विधि है? ये पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण पद्धति है क्या? कक्षा कक्ष शिक्षण यानी कक्षा से कक्षा डोर टू डोर जाके आपने अपना कक्ष शिक्षण कराना, या अभ्यास आधारित योग शिक्षण कराना, सिद्धांत आधारित योग यानी थ्योरेटिकल और ये सब नहीं है। पारंपरिक जो गुरुकुल शिक्षण पद्धति जो रही थी, जिसमें विद्यार्थी गुरु के कुल में यानी उनके आश्रम में, उन्हीं के वहाँ, जैसे आजकल बोर्डिंग स्कूल कह सकते हैं, ऐसे स्कूलों में जाकर के वहीं गुरु के आश्रम में, गुरु के सानिध्य में वहीं बैठते थे, वहीं रहते थे, गुरु भी उनके साथ रहते थे, तो जिससे वो सीखते थे। और इसलिए गुरुकुल में आचार्य होते थे। आचार्य यानी वो स्व आचरण से बच्चों को सिखाया करते थे, और विद्यार्थी जो होते थे वो उनको देख करके ही अपने आप में ज़्यादा सीखते थे। इसलिए मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय जो विधि रही है वो है पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण पद्धति। तो आजकल ये सब नहीं है, जिसके वजह से हमारा एक बौद्धिक स्तर तो होता है पर आचरण पद्धति से वो हमारा शून्य ही रहता है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, ये इम्पोर्टेंट है। हॉट फ्लैश, बाधित निद्रा तथा भावात्मक परिवर्तन किसके विशिष्ट लक्षण है? ये हमने बताना है। इनको समझने के लिए हम एक एक करके हम सब इनको समझेंगे। पहले तो हमने ये देखना है इसमें, इसको सबसे पहले हम देखें, पहला प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम किसे कहते हैं? यानी प्रागार्त्व बोलते हैं इसे। हिंदी हम देखें तो इसको प्राग आर्त्व, आर्त्व मतलब होता है पीड़ा, प्राग यानी पहले, पहले पीड़ा होना। ये इसका अर्थ ये हुआ प्री मेंस्ट्रुअल जो सिंड्रोम है, एक ऐसी समस्या है ये जो महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म शुरू होने से कुछ दिन पहले प्रभावित करती है। यानी आपका पीरियड्स जब आने लगता है उससे थोड़ा दिन पहले ही प्रभावित करती है। इसके दौरान महिलाओं को शारीरिक और भावात्मक कमजोरी महसूस होने लगती है। हर महिला में लक्षण सब डिफरेंट होते हैं और रक्तस्राव के आसपास ये ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं तो ये भी समस्या चली जाती है। ये हुआ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी उसके लक्षण उसके। अगला है मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है ये एक साल तक, मान लो कंटिन्यू एक साल तक मासिक धर्म नहीं आए तो इसे रजोनिवृत्ति मानते हैं। यानी अब रज जो है उसका, रक्त जो है वो रज उसका जो शक्ति है वो निवृत्त हो गया है, अब वो नहीं आएगा। यानी ये स्थिति तब आती है जब महिलाओं के हार्मोन में बदलाव होता है और ओवुलेशन बंद हो जाते हैं। जो ओवुलेशन है उनका जो ऑर्गन्स जो उनसे ये स्राव होता है वो सब बंद हो जाते हैं, और मेनोपॉज की स्थिति में महिलाएं गर्भवती नहीं हो सकती। महिलाओं में फॉलिक्स के कारण अंडाशय में अंडे रिलीज होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अब इसका ही थोड़े लक्षण देख लीजिए। जब भी मेनोपॉज के दौरान सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि शरीर में गर्माहट महसूस होना, यानी हॉट फ्लैश। यानी ये जो अभी प्रश्न लिखा हुआ ना हॉट फ्लैश, ये इसी का है। यानी सही उत्तर जो इसका आएगा ना वो ये है मेनोपॉजल सिंड्रोम। इसके लक्षण और समझिए। पहला तो है पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होना यानी हॉट फ्लैश। इसके अलावा वेजाइना में सूखापन आना और दर्द का अनुभव, नींद न आना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, लगातार पेशाब आना और वजन बढ़ना, और मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, डिप्रेशन, बालों का झड़ना, त्वचा का रूखापन और टिश्यूज़ जो हैं हमारे में बदलाव आदि लक्षण उभर कर सामने आते हैं। ये आपके सारे लक्षण इस समय मेनोपॉजल के दौरान आते हैं। इसी के साथ हम दोनों को और को भी समझ लें। वो है अगला है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक हमने पिछले वीडियो में समझा है, ये पाचन चयापचय से संबंधित है, इसको अब भी नहीं देखेंगे। अगला जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसको हम समझेंगे।
ये एक आम जो है किडनी की बीमारी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये किडनी से संबंधित बीमारी है। पेशाब में प्रोटीन का जाना, रक्त में प्रोटीन की मात्रा में कमी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर और शरीर में सूजन इस बीमारी के लक्षण हैं। यहाँ ये सब लक्षण इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी इसका गलत हुआ। और साथ में ध्यान रखना है किडनी के इस रोग की वजह से किसी भी आयु में शरीर में सूजन हो सकती है, किसी भी आयु में शरीर में सूजन हो सकती है। और साथ ही साथ परंतु मुख्यतः ये रोग जो है बच्चों में देखा जाता है, बड़ों में नहीं होता। इस तरह से आपके प्रश्नों को हम एक एक करके ऑप्शन को विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगली बार कोई भी लक्षण इसमें से कोई ऑप्शन बनकर आए तो आप उसको अच्छे से कर सकें। अगला प्रश्न आज का वह क्रिया योग से सम्मिलित है। ये हम बार बार हम पढ़ चुके हैं। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र का दूसरा अध्याय यानी साधन पाद का पहला ही सूत्र है, जिसमें आता है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, जिसमें स्वाध्याय भी है, तप भी है और ईश्वर प्रणिधान है। इसमें कौन नहीं है? वह अविद्या, ये सम्मिलित नहीं है और तीनों सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है जैन दर्शन के 3 रत्नों का उपदेश। जैन दर्शन में 3 रत्नों का उपदेश देता है। कौन कौन से वो रत्न हैं, जिसे अब 2 बातें आपको इसमें समझना है। जैसे जैन दर्शन है, ऐसे ही त्रिरत्न और भी है, उसको भी हम समझेंगे। पहले देखें त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है ये संस्कृत का शब्द है जिसमें 3 रत्न हैं। और पाली, जैन दर्शन की जो भाषा है वह पाली भाषा में रचित है, जिसमें लिखा जाता है त्रिरत्न, यानी लिखा जाता है वहाँ पर त्रिरत्न को त्रिरत्न बोला गया है। उसमें क्या है? सम्यक ज्ञान कहा, सम्यक चरित्र कहा वहाँ पर, ठीक है, और सम्यक दर्शन कहा। सम्यक वाक वाला ऑप्शन ये सही नहीं है। अब इनको आप थोड़ा सा समझिए। इनको क्या समझना है कि ये सम्यक ज्ञान क्या है, यानी सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। स्पष्ट हुआ। और सम्यक दर्शन क्या है? यथार्थ के प्रति, जो वास्तविक के प्रति श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। जो वास्तविक है उनके प्रति ही श्रद्धा रखना वो सम्यक दर्शन कहलाएगा। और सम्यक चरित्र के बारे में, यानी सम्यक जो ठीक, सम्यक अर्थ होता है ठीक, ठीक जो आचरण, क्या कहा? अहितकर, जो अहितकर कार्यों का निषेध तथा हितकर कार्यों का आचरण ही सम्यक चरित्र है। जो यानी शास्त्रोक्त जो भी कार्य निर्देशित है उनके अनुसार अपने जीवनचर्या को चलाना, आचरण में लेके आना, वो सम्यक चरित्र कहलाएगा। इस तरह से त्रिरत्न हो गए। इसी के साथ साथ आप समझ लीजिए बौद्ध दर्शन में भी रत्न त्रय के नाम से भी इन्हें जानते हैं। वो ये नहीं है, उसमें आता है बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 ऑप्शन है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को भी त्रिरत्न के नाम से कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जब ये ऑप्शन आए तो ये है जैन दर्शन से संबंधित त्रिरत्न, और बौद्ध दर्शन से त्रिरत्न जब आए तो उसमें आएंगे बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध का अर्थ होता है जो जागृत एवं महाज्ञानी है वह बुद्ध कहलाएगा, और धम्म का अर्थ है जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको धम्म कहते हैं। संघ का यानी बौद्ध भिक्षुओं एवं बौद्ध उपासकों का संगठन, वो क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। आज का अंतिम प्रश्न, कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को क्या प्रलोभन दिए? ये प्रश्न है। अब ध्यान रखना है, कठोपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित जो उपनिषद है, और इसमें यमराज, इसमें क्योंकि 2 अध्याय, दोनों के 3-3 जो वल्लियाँ हैं, इनमें से प्रथम अध्याय की जो प्रथम वल्ली है उसमें ये आता है कि सतायुष पुत्र पौत्रान वृनिष्व बहून पशून हस्तिहिरण्यम अश्वान भूमेर्महेदायतनम वृनिष्व खयम च जीव शरदो यावदिच्छसि। यानी प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली का 23 नंबर की आप वहाँ पर मंत्र देखेंगे तो वहाँ पर ये श्लोक में आपको मंत्र में मिलेगा। उसका अर्थ यही है कि सैकड़ों वर्षों की आयु वाले, यानी तुम्हें प्रलोभन दे रहे यमराज नचिकेता को, सैकड़ों वर्षों की आयु ले लो और बेटे और पोतों को तुम भोगोगे,
और बहुत से गो आदि पशुओं को, हाथी सुवर्णों का सोने का, घोड़ों को मांग लो, भूमि के बड़े विस्तार के मंडल साम्राज्य को ले लो, मांग लो ये कहा। तुम स्वयं ही जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। इस तरह का जो ऑप्शन जो दिया गया है ये कठोपनिषद में है, यानी ये ऑप्शन सही है, ये सही है। और भूमंडल का साम्राज्य भी आता है। आत्मज्ञान की यहाँ बात नहीं है, क्योंकि जब फिर नचिकेता कहता है ये मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए, तो ये तो वो प्रश्न किया उसने आत्मज्ञान के लिए, तो ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं। इस तरह से आज का भी ये प्रश्नों का क्रम पूरा हुआ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक नमस्ते।